वेलकम टू एमएस फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस passing through, number of field lines, number of force lines passing through a certain element of area। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि किसी भी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पास कर रही हैं, कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पास कर रही होंगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी भी जगह कितना फील्ड स्ट्रांग है या फील्ड वीक है, या ज़्यादा फोर्स लगेगी कम फोर्स लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर हम यहाँ एक एरिया ड्रा कर लेते हैं, ये एरिया, और एक एरिया हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं। अब इस एरिया में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं? 1 2 3 4 लाइन पास कर रही हैं। इस एरिया में से कितनी लाइंस पास करेंगी? 3 लाइंस पास करेंगी। तो यहाँ फ्लक्स कितना है? 4 है। यहाँ फ्लक्स कितना है? 3 है। सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें ये बताता है कि किसी भी जगह से, किसी भी एरिया से कितना फ्लक्स कितनी लाइंस पास कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक अल्फ़ाबेट फाई से। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा जी, अभी हमने बात की थी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये अलग से एक कंसेप्ट है। इससे आगे हम मैथमेटिकल डेरिवेशन, इसमें इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी देखेंगे फ्लक्स की। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो मैथमेटिकल फॉर्म में ये आएगा E इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई A, के अगर दो ये यूनिट एरियाज़ हैं, इस यूनिट एरिया में से 3 लाइनें पास कर रही हैं, यहाँ से 2 लाइनें पास कर रही हैं। कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा? जहाँ ज़्यादा लाइनें पास कर रही हैं, इस केस में ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है या स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करता है क्या चीज़, ये उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया, या हम कह सकते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ से हम फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई A। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये कंसेप्ट डेवलप करने के लिए है। अब यहाँ पर जो एरिया है, एरिया ये वेक्टर एरिया है, जबकि E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के 2 मेथड है, या तो स्केलर प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट होगा। अब ये यहाँ पर स्केलर होगा या वेक्टर होगा, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी तो ये होगा डॉट प्रोडक्ट, अगर फ्लक्स है वेक्टर क्वांटिटी तो ये होगा वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर हम ये बात देखें कि यहाँ से 3 लाइनें, अगर यही 3 लाइनें इस साइड से पास करें तो क्या फ्लक्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा? फ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस डायरेक्शन में मर्जी लाइनें पास कर रही हों। अब फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नंबर का डायरेक्शन के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। लिहाजा फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये हमारे पास यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए।
लिहाजा हम इसको एक और मेथड से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। सेकंड डेफिनेशन है इसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अच्छा जी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी हमने देखा था मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, अभी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फाई स्केलर है, उसके बाद ये फाई है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्यों एक तो इसके डायरेक्शन अब लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट लाइंस पास कर रही हैं तो इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पर क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का रिज़ल्ट है तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं कैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन, डिवाइडेड बाय चार्ज है कूलम। अब यूनिट ऑफ फाई क्या होगी, यूनिट ऑफ फाई इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ ए। ई की यूनिट अभी हमने फाइंड किया है यूनिट न्यूटन पर कूलम, मल्टीप्लाइड बाय एरिया की यूनिट है होती है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट ऑफ फ्लक्स होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब नेक्स्ट है जी मैक्सिमम फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, अगर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, जिस तरह ये है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इस एरिया को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तब हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कैसे होगा, लेट से ये लाइंस इसमें से पास कर रही हैं, ये एक लाइन इसमें से पास कर रही है। अब इस एरिया की डायरेक्शन की तरह आगे है तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होने का मतलब है दोनों में एंगल ज़ीरो है। डायरेक्शन सेम होने का मतलब थीटा की वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि थीटा बता रहा था डेविएशन ऑफ द डायरेक्शन या चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी। हम जानते हैं कि फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए, और या इसको हम लिख सकते हैं ई ए काज ऑफ थीटा। मज़ीद ई ए काज ऑफ थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 0 डिग्री, और फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए इंटू काज 0 1, तो फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ई ए। लिहाजा मैक्सिमम फ्लक्स किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम फ्लक्स इज़ जस्ट सिंपल प्रोडक्ट ऑफ या अरिथमेटिक, जिस तरह हम सिंपल प्रोडक्ट है नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया। नेक्स्ट है मिनिमम फ्लक्स। अगर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, एरिया पैरेलल आने का मतलब ये है ये एरिया पैरेलल आ जाए। इस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं अगर, तो ये एरिया है, ये एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल आ गई। परपेंडिकुलर मतलब इस एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने का एंगल बना रही हैं, 0 का एंगल बना रही हैं। अब इस एरिया की, इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के दरमियान कितने का एंगल बन रहा है, दोनों के दरमियान कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब थीटा अगर 90 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो मिनिमम फ्लक्स होगा। तो ई ए काज ऑफ थीटा, थीटा की जगह हम जब 90 पुट करेंगे तो काज 90 ज़ीरो, तो फ्लक्स हमारे पास आ गया 0।
अब नेक्स्ट थर्ड केस है कि व्हेन द वेक्टर एरिया मेक सर्टेन एंगल विद द फील्ड लाइंस। जैसे अगर हमारे पास ये फील्ड लाइंस ये इस डायरेक्शन में हैं तो एरिया हम ऐसे रखते हैं अगर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब चूँकि एरिया वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यहाँ देखें एरिया और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। ये केस हो कि जिस तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है, एरिया हम ऐसे रख दें क्योंकि एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल थीटा एंगल बन रहा है। लेट से यहाँ जो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान ए के दरमियान बन रहा है, इसके दरमियान एंगल है थीटा। अब हमारे पास ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा। अब ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया के कंपोनेंट फाइंड करते हैं। इस सरफेस एरिया के दो कंपोनेंट हैं, एक ये वाला कंपोनेंट ए काज ऑफ थीटा और एक ये वाला, ये जो इसका बॉटम कंपोनेंट होगा वो होगा ए साइन ऑफ थीटा। क्योंकि ये बेस है तो बेस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है वो ये होता है ए काज थीटा, और ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का तो ये होगा ए साइन ऑफ थीटा। अब देखना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस एरिया में से पास कर रही हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक काज में से पास कर रही है, एक साइन में से पास कर रही है। तो देखें अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ए काज ऑफ थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में है यानी इसके परपेंडिकुलर है, जबकि ए साइन थीटा जो है वो इसके पैरेलल है। जबकि हाँ अभी हम लास्ट केस में पढ़ के आए हैं, लास्ट टाइम दो केसेस पढ़े हैं कि अगर एरिया परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स होगा, और अगर एरिया पैरेलल आ जाए तो उसमें से कोई फ्लक्स, मतलब ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। अब इस एरिया में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर, वो जो करेंगी वो इस एरिया में से पास कर रही होंगी। तो लिहाजा पैरेलल के केस में फ्लक्स ज़ीरो होता है, पैरेलल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पैरेलल कौन सा कंपोनेंट है, ए साइन थीटा, तो लिहाजा फ्लक्स में ए साइन थीटा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा ए काज ऑफ थीटा। लिहाजा फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया का वो वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, दैट इज ए काज ऑफ थीटा, ई इन मल्टीप्लाइड बाय ए काज ऑफ थीटा। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो काज थीटा जब ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ई डॉट ए, और वेयर थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन electric field intensity and area vector. Thank you for watching video.